दिल भरा हुआ है एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन हालात, माहौल, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट शायद इजाज़त नहीं देता हमें कि हम सब कुछ वो बयान करें। अगर यहाँ पे कुछ स्टोरीज ऐसी भी है जो मुझे लगता है आज के टाइम में कोई भी यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है वो कैरी नहीं करेगा। मैं कहता हूँ कि जिस पत्रकार ने, चाहे वो प्रिंट का हो, टीवी को, कोई भी, जिस पत्रकार ने कश्मीर से रिपोर्टिंग की, वो दुनिया के किसी भी डिफ़िकल्ट हिस्से से रिपोर्टिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक। यानी दो तरह के चैलेंज हुए। पहले तो आप खबर करके लाए तो आपको ये यकीन नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने छाप दिया माना तो ये यकीन नहीं है कि आप सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे उस खबर के छपने के बाद। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम उस खबर के छपने के बाद हमें थर्ट से रहता है कि कहीं हमें PSA ना लगे, कोई हम पे UAPA ना लगे। अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं जर्नलिज्म करना चाहता हूँ या मैं अपना करियर जर्नलिज्म में बनाना चाहता हूँ, तो उसके पेरेंट्स के कुछ खदशात रहते हैं, नहीं जी जर्नलिज्म नहीं, और आप कोई और फील्ड चूज करो। मसरत जहरा यहाँ पे एक फोटो जर्नलिस्ट थी, बहुत बड़ी फोटो जर्नलिस्ट थी, फीमेल, इनफैक्ट फर्स्ट फीमेल फोटो जर्नलिस्ट इन कश्मीर। उसने एक बार एक फ़ोटो क्लिक किया था महरम के दौरान। कुछ महीने के बाद उनके ऊपर उस पर UAPA लगा था। क्यों? कि उस महरम के जलसे में बुरहान वानी की तस्वीर लाई थी, इसने सिर्फ फोटो एक क्लिक की थी, उस पे UAPA लगना। यानी जो हो रहा था सिर्फ उसने उसकी एक तस्वीर क्लिक की और सिर्फ उस पे लगा UAPA, मसरत उस पे UAPA लग गया। मुझे तो लगता है कि मैं पहला ऐसा जर्नलिज्म से वाबस्ता शख्स हूँ जो खुद के साथ साथ अपने आने वाले दोस्तों को ये रिकमेंड करता है, ये सजेस्ट करता है, जनाब आप कश्मीर में आके आप जर्नलिज्म मत कीजिए। जर्नलिज्म आप ये कह रहे हैं कॉमेडी शो बन गया है। बिल्कुल मैम, कॉमेडी शो बन चुका है। आप इनफैक्ट आप देख लीजिए, आप कश्मीर की जो भी यहाँ पे पोर्टल्स हैं या न्यूज़ एजेंसीज हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो सिर्फ कॉमेडी शो ही चलेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। कश्मीर में इस वक्त दो तरह के पत्रकार हैं। एक वो पत्रकार जिनके ऊपर पुलिस केस हो चुका है और एक वो जिनके ऊपर केस होने वाला है। यानी एक वो पत्रकार जो जेल जा चुके हैं और वो जो जेल जाने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पिछले कई दिनों में लगातार पत्रकार बरादरी से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करते हुए मुझे कहा गया और मुझे लगा कि शायद ये जो एक कोट है ये पूरे इन हालात को बयान करता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर कश्मीर घाटी में जिन बदतरीन हालात से गुजरना पड़ रहा है पत्रकारों को। आप यकीन जानिए कि पिछले कई घंटों में, यानी कि करीब पिछले 24 घंटे में मैंने कई दर्जन, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कई दर्जन पत्रकारों से बातचीत मैंने की, उनको फ़ोन किया, टेक्स्ट किया। करीब मान लीजिए 35 से 40 पत्रकार, उनमें से 3 पत्रकार सिर्फ तैयार हुए, वो भी यंग जर्नलिस्ट जिनका प्रोफाइल ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो मुझसे बात करने के लिए तैयार हुए। तो उनका दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स वो लोग दे रहे थे। एक तो ये कि आपसे बात करने का सीधे मतलब ये है कि शाम को पुलिस का फ़ोन आएगा और फिर हमारे लिए केस तैयार है, मुकदमे तैयार हैं। दूसरे तरह के पत्रकार थे जो कि अखबारों के ओनर्स हैं या जिम्मेदार पदों पर हैं अखबार में। उनका ये कहना था कि हमारा यहाँ पर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री तो है नहीं, कोई कॉरपोरेट हाउसेज नहीं है, हम पूरे तरीके से सरकार के जो एड्स हैं उन पर हमारा पूरा जो बिजनेस है, जो हमारा पूरा काम है वो निर्भर करता है और हमारे लिए हमारे एड्स बंद कर दिए जाएंगे। तो एक तरफ एड्स बंद कर देना और दूसरी तरफ पुलिस की लटकती हुई तलवार। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जो फेयर का परसेप्शन है, ये जो डर का एहसास है, ये नाजायज़ है या ये डर का एहसास ये यूं ही है, बेवजह है। यहाँ बाकायदा कश्मीर में 2019 के बाद आर्टिकल 370 के हटने के बाद बेहद बदतरीन हालात से पत्रकार गुजर रहे हैं, जहाँ वो अपने आंखों देखा हाल भी नहीं कह पा रहे हैं। हालात ये है, जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि इंडिया इज़ अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये देखिए लोकतंत्र की जो माँ है, उस लोकतंत्र की माँ में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, जहाँ लोगों के बुनियादी बोलने का अधिकार, प्रेस की आज़ादी, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है, उस पर जिस तरह का आघात लग रहा है, ऐसे में कश्मीर से न कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन अंदर आ रही है। एक अंधेरे कुएं में तब्दील हो चुका है कश्मीर। हालात पहले भी बहुत अच्छे नहीं थे,
आर्टिकल 370 के हटाए जाने से पहले भी खराब हालात थे पत्रकारों के, उनके मारे जाने से लेकर, उनके जेल जाने से लेकर, उनके धमकियों से लेकर और हर तरह की सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर आतंकवादी तक, हर तरह से कश्मीर के जो पत्रकार हैं उन्हें इतनी तरफ से खतरा झेल कर पत्रकारिता करनी पड़ती थी। लेकिन 370 के बाद जिस ब्रेजन तरीके से यहाँ पर खासकर सरकारी एजेंसियों के जरिए पत्रकारों को धमकाने का काम हो रहा है, उनके ऊपर मुकदमे फाइल करने होने का काम हो रहा है और उनकी जान को, परिवार को, उनके माल को जिस तरह का खतरा है, ऐसे में लगभग असंभव कर दिया गया है कि पत्रकार यहाँ से किस तरीके से पत्रकारिता करें। तो जब पूरी डेमोक्रेसी की स्थापना की बात हो रही है कि अब देखिए पहले से भी ज्यादा भारत का हिस्सा बन गया है कश्मीर, अब पहले से भी ज्यादा यहाँ पर विकास की बयार बह रही है। अब मुझे जब मैं लाल चौक से रिपोर्टिंग कर रही थी तो कहा कि कहिए थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, आर्टिकल 370 से पहले तो ये सब संभव ही नहीं था, हटाए जाने से पहले कि आप आज़ाद होकर लाल चौक से पत्रकारिता कर रही हैं। मैं यहाँ 2 दिन के लिए आई हूँ, उसके बाद वापस चले जाऊंगी। मेरा कंसर्न ये है कि यहाँ जो दर्जनों सैकड़ों की तादाद में जो पत्रकार, युवा भी और वो लोग भी जो कि मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए उनकी जिंदगी दूभर है। जिस तरीके से लोगों ने, मैं आपको मैसेजेस चाहे तो पढ़ के भी सुना सकती हूँ, जिस तरह के लोगों ने मैसेजेस किए, जो माफीनामे लिखे मुझे कि वो कितनी कद्र करते हैं द वायर की पत्रकारिता की और वो बहुत चाहते हैं कि वो मुझसे बातचीत करें और अपना दिल खोलना चाहते हैं कि उन्हें किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक तरह से एक्सप्रेशन के बदले, अपनी बात कहने के बदले वो अपनी जान को खतरा महसूस नहीं होने देना चाहते। तो अब अगले कुछ मिनटों में कुछ यंग जर्नलिस्ट कश्मीरी जो युवा पत्रकार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और कुछ और पत्रकारों के जरिए भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले और अब के हालात में क्या फ़र्क है और यहाँ से तस्वीर कितना बदल सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो मीडिया की आज़ादी है उसको लेकर जिस तरह के आपातकालीन एमरजेंसी जैसे हालात जो यहाँ पैदा हो रहे हैं, ये 3 बहुत ही यंग जर्नलिस्ट, युवा पत्रकार हमसे बात करने के लिए तैयार हुए। इनके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। वो तो हम समझेंगे कि जो ये कहेंगे, लेकिन हमें वो भी समझना होगा जो ये नहीं कह पा रहे हैं। आप समझते हैं जिस तरह के हालात हैं कश्मीर में, अभी भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगी एक तरह का ख़तरा मोल लेकर ये लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं। इमरान, फ़हीम और तौकीर हमारे साथ 3 युवा पत्रकार मौजूद हैं जो तमाम तरह की परेशानियां और खतरे झेलकर आप तक वो खबरें लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, खासकर एक ऐसे राज्य में जहां हर तरीके से अधिकारों को और आज़ादी को दबाया जा रहा हो। इमरान, पहला सवाल और बहुत ही ऑब्वियस सवाल आपसे ये कि कितना मुश्किल है आज कश्मीर में पत्रकार होना? ये 2016 की बात है जब हमारी सिलेक्शन हुई थी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, एंड आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट द जर्नलिज्म। मैं एनर्जेटिक था कि मैं जर्नलिज्म के फील्ड में आऊँ, क्योंकि छोटे से मैं रेडियो सुनता था, टीवी देखता था। लेकिन 2016 में यहाँ पे बुरहान वानी इंसिडेंट आया और उसके बाद हमारा एक पूरा सेमेस्टर जो है वो लॉस हुआ और उसके बाद थोड़ी सी हम रिपोर्टिंग करते गए और 2019 तक फिर भी हमें लगा कि शायद हम एक अच्छे मोड़ पे और एक अच्छे फील्ड में आए हैं। लेकिन 2019 ने हमारे पेशेंस को, हमारी ख्वाहिशात को और हमारे कैरियर को एज आई फील कि उसे ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसके बाद जो हालात बने, मुझे लगता है कि उसको बयान करना, दिल में बहुत कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, जो आपका इशारा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो दिल भरा हुआ है एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन हालात, माहौल, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट शायद इजाज़त नहीं देता हमें कि हम सब कुछ वो बयान करें। लेकिन अभी जो आप का कहना है कि इस वक्त आप जब फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, तो 5 दिन पहले की बात है जब हमने श्रीनगर में 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन हम श्रीनगर कवर करने के लिए आए, तो हम राजबाग से निकले। तो राजबाग से जो ही हम निकले तो हमने बाहर कर्फ्यू लाइक सिचुएशन देखी, बैरिकेडिंग थी पूरी। तो हम वहाँ से जो हमारा ज़ीरो ब्रिज है, हमें पुलिस ने वहाँ से एंटर होने नहीं दिया। तो उसके बाद हम जो कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ से निकलते निकलते हम जो एलडी हॉस्पिटल है वहाँ से जाके हम लाल चौक पहुँचे, घंटाघर, हिस्टोरिकल घंटाघर में। तो हमने घंटाघर से पहले हमने देखा कि जो हमारा हरी सिंह हाई स्ट्रीट है वहाँ खामोशी थी, वहाँ दुकानें बंद थी, बिल्कुल सन्नाटा था, अनसर्टनिटी का एटमॉस्फेयर था। और मैंने वीडियो बनाए, इवन कि अभी मेरे फ़ोन में वो वीडियो मौजूद है। तो उसके बाद हम आगे चले और जो बड़शा ब्रिज है वहाँ पे भी बैरिकेडिंग लगी थी। तो बहरहाल हमें वहाँ से पुलिस ने आगे किया तो हम घंटाघर पे पहुँचे। घंटाघर पे
बीजेपी के लोग थे, कुछ और उनके साथी थे, तो वहाँ पे तिरंगा जो है ट्राई कलर लहराया जा रहा था। काफ़ी भीड़ थी, लेकिन 2-4 दुकानें खुली थी। तो उसके बाद हमने रिपोर्ट की वहाँ पे, और हमने दिखाया कि यहाँ पे हिस्टोरिकल लाल चौक में घंटाघर पे आज तिरंगा लहराया जा रहा है। और जब हमने वो जो पूरा सीन वहाँ पे था हमने वो दिखाया, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा आगे चले। मैंने अपने साथी को कहा, कैमरा पर्सन को, आप ज़रा लाल चौक के बाहर की भी तस्वीरें देखते हैं, हालात देखते हैं। तो हम मायसूमा तक पहुँचे, हमने खामोशी देखी। मेरे पास वीडियो अभी भी मौजूद है, और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, दुकानें बंद थी। और मैंने लाइव किया, मैं कैमरा पे गया और मैंने लाइव किया। 13 मिनट और 40 सेकंड्स का मेरा लाइव था। और मैंने क्या लाइव में कहा, मैंने कहा कि आज पूरे देश में, पूरी कंट्री में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, और देश के बाकी स्टेट्स के साथ, बाकी यूटीज़ के साथ साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका कश्मीर में भी आज रिपब्लिक डे जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये मेरे अल्फाज थे। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि लेकिन लाल चौक में इस वक्त बीजेपी के कारकुनान, वर्कर्स और लीडर्स झंडा तिरंगा लेके इस वक्त तिरंगा लहराने आए हैं। और यहाँ पे मैं जो हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दुकानें बंद हैं और खामोशी है, सन्नाटा है, लोग गायब है, ना होने के बराबर लोगों की मूवमेंट है। और जो ट्रैफिक है वो नॉर्मली चल रहा था, लेकिन जो आम तौर पे हम ट्रैफिक की मूवमेंट देखते वो आज नहीं है। और 10 मिनट के बाद मुझे अपने यार दोस्त ने फ़ोन किए, ऑफिस वालों ने नहीं, पुलिस ने नहीं, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने नहीं, बल्कि मेरे यार दोस्त काफ़ी मुझे फ़ोन पे कह रहे, इमरान ये लाइव डिलीट करो। और मुझे कह रहे कि आपको UAPA PAC का नहीं पता है। और 10 मिनट के बाद मैं उसे डिलीट करता हूँ। सिर्फ इतना कहने पे कि यहाँ लोग नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके वर्कर्स आके झंडा लहरा रहे हैं, आपने तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात भी नहीं कही? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बस इतना कहा कि यहाँ जो सिचुएशन थी, अभी हम यहाँ पे है, तो ये जो पीछे से सिचुएशन है कैमरा पे दिख रहा है। आप ये कह रहे हैं कि भाई ये पेड़ हैं, ये बर्फ है, ये मैदान है, ये तो हमने कहा, लेकिन मुझे किसी पुलिस वाले ने फ़ोन नहीं किया, मुझे एजेंसी से फ़ोन नहीं आया, मुझे गवर्नमेंट ने किसी बंदे ने फ़ोन नहीं किया, ऑफिशियल ने, मुझे यार दोस्त ने फ़ोन किया, मुझे ऑफिस वाले ने फ़ोन नहीं किया। बस इतना कहा कि इमरान आप प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कीजिए, आप हालात नहीं देख रहे कैसे हैं। आपको इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि एक जो पत्रकार की ज़िंदगी, आप ये सोचिए कि इनके मुकाबले मैं सोचती हूँ भारत के बाकी हिस्सों में अभी तक कम से कम तमाम तरह की प्रेस की आज़ादी को कुचलने के बावजूद मैं यहाँ पर खड़े होकर ये कह सकती हूँ श्रीनगर में कि जो ये हो रहा है मैं कम से कम बयान कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि आने वाले सालों में क्या होगा। फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं, युवा पत्रकार हैं। फ़हीम, आप तो यू आर ऑल्सो अ वुमन, माना जाता है कि बहादुरी के काम हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी कहती है कि ज़्यादातर मर्द करते हैं, पुरुष करते हैं। आप फ्रीलांसर भी हैं, आपके ऊपर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का अम्ब्रेला भी नहीं है। कैसा लगता है आज कश्मीर में एक जर्नलिस्ट होना? पहले ही हम अगर कश्मीर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ फ्रीलांसिंग क्यों चूज़ करते हैं इमर्जिंग जर्नलिस्ट, ये एक क्वेश्चन है। क्यों यहाँ चूज़ करते हैं? यहाँ पे लीडिंग न्यूज़पेपर्स है, उनको छोड़ के क्यों ये चूज़ करते हैं फ्रीलांसिंग? वजह ये है कि जो इमर्जिंग जर्नलिस्ट यहाँ के हैं उनको लगता है कि फ्रीलांसिंग में ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है अभी भी जो ट्रुथ को कैरी करती है। तो आखिर साहब, आप मुझे बताइए, क्या सोच के आप जर्नलिस्ट बनने आए थे? मैम, पैशन तो यही था कि मैं अपने कश्मीरी कौम के लिए कुछ करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन 2019 के बाद जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जर्नलिज्म का जो पूरा मैकेनिज्म है वो चेंज हो गया। मैम, जर्नलिज्म यहाँ पे क्या रह गया? जर्नलिज्म सिर्फ यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स आती है हमें वही आगे जाके फॉरवर्ड करना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। उसके लिए तो सरकारी महकमा है, प्रेस रिलीज तो वो भी भेज सकते हैं, फिर जर्नलिस्ट की क्या जरूरत है? मैम, आप एक सब बात समझिए, यहाँ के जो अब इदारे जो है ना वो गवर्नमेंट के अब PR बन चुके हैं, इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। अब देखें मैम, अगर मैं एक जर्नलिस्ट अगर कोई स्टोरी करूँगा, मुझे उस पे 100 बार सोचना पड़ा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन इसको आगे कैरी करेगी या नहीं करेगी, या उसको उसमें जो मुझे है जो फैक्चुअल है एक्चुअली मुझे उनके साथ भी मैनिपुलेट करना पड़ा ताकि मुझ पे खुद असर ना आ जाए। तो यानी 2 तरह के चैलेंज हुए। पहले तो आप खबर करके लाए तो आपको ये यकीन नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने छाप दिया माना तो ये यकीन नहीं है कि आप सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे उस खबर के छपने के बाद। बिल्कुल मैम,
बिल्कुल हम उस खबर के छपने के बाद हमें थर्ट से रहता है कि कहीं हमें PSA ना लगे, कोई हम पे UAPA ना लगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना, मसरत जहरा यहाँ पे एक फोटो जर्नलिस्ट थी, बहुत बड़ी फोटो जर्नलिस्ट थी, फीमेल, इनफैक्ट फर्स्ट फीमेल फोटो जर्नलिस्ट इन कश्मीर। उसने एक बार एक फ़ोटो क्लिक किया था महरम के दौरान, कुछ महीने के बाद उनके ऊपर उस पर UAPA लगा था। क्यों? कि उस महरम के जलसे में बुरहान वानी की तस्वीर लाई थी, इसने सिर्फ फोटो एक क्लिक की थी, उस पे UAPA लगना ये यानी जो हो रहा था सिर्फ उसने उसकी एक तस्वीर क्लिक की और सिर्फ उस पे लगा UAPA मसरत पे। उस पे UAPA लग गया। अब देखिए तो अब मुझे ये बताइए कि आप कितने साल पहले आए जर्नलिज्म में? मैं 2016 में मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया, 2018 में हम आए थे और इस फील्ड से में। फिर 19 में 370 हट गया, तो उसके बाद आप एक आध साल ही आपने जर्नलिज्म किया होगा। ये मुझे बताएं कि क्या कोई खास फर्क है 370 से पहले और बाद में? आसमान और ज़मीन का फ़र्क है मैम। 370 के पहले हम कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। इनफैक्ट जी आर्टिकल जाने के बाद यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर काफ़ी हद तक कदगन लग चुका है। जी हाँ। अब आप मुझे बताइए इमरान कि आप जो जिस तरह के खतरे आप मोल ले रहे हैं, क्या ऐसा भी है कि जर्नलिस्ट ये भी सोच रहे हैं कि अब जर्नलिज्म ना किया जाए, क्यों अपने को खतरे में डाला जाए? आपकी फैमिलीज क्या कहती हैं? मुझे तो लगता है कि मैं पहला ऐसा जर्नलिज्म से वाबस्ता शख्स हूँ जो खुद के साथ साथ अपने आने वाले दोस्तों को ये रिकमेंड करता है, ये सजेस्ट करता है, जनाब आप कश्मीर में आके आप जर्नलिज्म मत कीजिए, कश्मीर में आप पत्रकारी, कश्मीर में आप सहाफ़त, ये कंसेप्ट ही छोड़िए। क्योंकि मैंने शुरू में आपको कहा इस दिल में बहुत कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन शायद हालात और शायद जो माहौल है ये हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम सब कुछ आपके सामने बयान करें। आपको पता है कि 2020 में यहाँ मीडिया पॉलिसी बनी और मीडिया पॉलिसी में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को ये अथॉरिटी दी गई कि वो फेक न्यूज़ को डिसाइड करेंगे कि ये फेक न्यूज़ है या नहीं, और उस ऑर्गेनाइजेशन और उस जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। गेट कीपिंग तो एक एडिटर होता है, एक जर्नलिस्ट होता है, लेकिन आपका आज के टाइम पे गेट कीपर जो है, जो गेट कीपिंग आपको आपकी रिपोर्टिंग में करता है, वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहाँ पे शायद अल्फाज ही नहीं है और कुछ मैं क्या बयान करूं। बहुत कुछ मैं आप देख रही हूँ कि आपके हलक के अंदर जो शब्द हैं, अल्फाज हैं, फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताइए कि इससे आम लोगों का जो राइट टू नो है, इन्फॉर्मेशन का जो राइट है, जानने का जो उनका हक है, उस पे किस तरह का फ़र्क पड़ता है, खासकर ऐसे वक्त में जहां हम जानते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी लॉकडाउन पूरा लगा के मैं 2019 में यहाँ आई थी जिस वक्त आपके यहाँ आर्टिकल 370 हटाया गया था। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से फर्स्ट हैंड कि किस तरह के हालात थे, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हालात बेहतर हुए। ऐसे में जो लोग जानना चाहते हैं, क्या वो जान पाते हैं? सिंपल, आपको गवर्नमेंट का माउथ पीस बनना है। आप गवर्नमेंट का माउथ पीस बनिए, आपके लिए आज़ादी है, आप कुछ भी बयान कर सकते हैं। और रिसेंट इंसिडेंट है कुपवारा का, जहां पर एक नौजवान आर्मी की कस्टडी से गायब होता है, मिस होता है। और आज कितना टाइम हुआ, दिसंबर की बात है, और आज लगभग 2 महीने हो गए। आप यहाँ के अखबार, न्यूज़पेपर्स, यहाँ के जो बड़े रिप्यूटेड न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, देखिए, इवन कि हमारी न्यूज़ एजेंसी भी देखिए कितना हमने उस पर फोकस किया, कितना हमने चलाया। बस किया हमने किया, लेकिन क्या किया, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बाहर प्रोटेस्ट करता है, हमने प्रोटेस्ट को कवर किया, और तब जाके कवर किया जब हमने उसमें SSP की बाइट डाली, हमने ऑफिशियल वर्जन उसमें डाला। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो तो है ही नहीं यहाँ पे। आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कश्मीर में। ये तो मैं कह रहा हूं। आंखों देखा हाल नहीं बता पा रहे हैं तो अंदर खाने जाकर इन्वेस्टिगेट क्या कर पाएंगे और कैसे वो खबर चलेगी? फहीम, डेमोक्रेसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो है लोगों को जानने का हक, और बताया जा रहा है कि अब कश्मीर में पहले से ज्यादा डेमोक्रेसी है, अब वो उसका इंटीग्रेशन हो गया है भारत के बाकी हिस्सों के साथ। ऐसे में जो कश्मीरी हैं, इतना बड़ा लाखों लोगों का कश्मीरी जो अवाम है, उनके जो जानने का हक है, उस पर आप किस तरीके से आप देख रही हैं असर पड़ रहा है? क्या लोगों को जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच रही है? जी, मुझे तो नहीं लगता है इस टाइम लोग वो देख पाते हैं कि जो उनको देखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं उनको दिखा पाते हैं। पॉइंट तो है ना कि हम नहीं दिखा पाते। जी, मैं आपको एक एग्जांपल दूं।
اگر ایک بچہ اپنے پیرنٹس سے کہتا ہے کہ میں جرنلزم کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنا کریئر جرنلزم میں بنانا چاہتا ہوں تو اس کے پیرنٹس کی کچھ خدشات رہتے ہیں نہیں جی جرنلزم نہیں اور آپ کوئی اور فیلڈ چوز کرو. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہاں پہ ڈاکٹرس ہے یا ٹیچرس ہے یا انجینئرس ہے, ویسے ہی جرنلسٹ بھی ہے نا, جرنلزم بھی ہے, تو کیوں نہیں مطلب یہ پروفیشنل ڈیوٹیز کرنے کیوں نہیں دیتے ہیں ہمیں. اور ایسے میں ڈیموکریسی کا جو پورا یہ ایک طرح سے لبادہ اوڑھا ہوا ہے کمبل کے, دیکھیے بہت ساری ڈیموکریسی ہو گئی ہے. مجھے بتائیے توقیر کی کوئی ایسی خبر آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں جو آپ نے کور کی, آپ چاہتے تھے لوگوں کو پتہ چلے لیکن وہ نہیں چلی؟ بہت ساری خبریں ہیں ایسی تو جو میں بتا نہیں سکتا ہوں, لیکن میں میم آپ کو ایک بتاتا ہوں, کشمیر میں اس وقت لوگوں کے پاس کیا آتا ہے, نیوز کے نام پہ ایک کامیڈی شو آتا ہے. مطلب اس طریقے کا جرنلزم بنا ہوا ہے. ہم کسی بھی مینٹلی ریٹارڈڈ پرسن کو آگے لاتے ہیں, اس کی بائٹ کرتے ہیں, وہ چلاتے ہیں. یہ اس قسم کی جرنلزم یہاں پہ چل رہی ہے کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہی نہیں. اب جرنلسٹوں کے پاس بچا ہی نہیں ہے کچھ, وہ کیا چلائیں گے, وہ تو وہی چلائیں گے نا, ایک کامیڈی شو ہی چلائیں گے. تو آپ پھولوں کی بات کریں گے, برف کی بات کریں گے, بہاروں کی بات کریں گے کہ کشمیر ایک جنت ہے. بالکل یہی بات کریں گے, جو اصل مدعا ہے وہ ہم آگے نہیں لا پاتے ہیں. جرنلزم آپ یہ کہہ رہے ہیں کامیڈی شو بن گیا ہے؟ بالکل میم, کامیڈی شو بن چکا ہے. آپ انفیکٹ آپ دیکھ لیجیے, آپ کشمیر کی جو بھی یہاں پہ پورٹلز ہیں یا نیوز ایجنسیز ہیں وہاں پہ دیکھیے, وہاں پہ وہ صرف کامیڈی شو ہی چلے گا. آپ ایک پولیٹیشین کے پاس جائیے, اس کے منہ سے ایسا ہی کچھ نکالے جو سے پولیٹیشین کے منہ سے بس یہی چلتا ہے. لیکن جو مین مدعا ہے, جو لوگوں کی پرابلم ہے, ایشوز ہیں, وہ کوئی ایڈریس کرتا ہی نہیں ہے. پرابلم وہ جرنلسٹوں کی غلطی نہیں ہے, یہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن میں جو قدقند ہے نا, اس وجہ سے یہ جرنلسٹ بیچارے بھی مجبور ہیں وہ ایسا کرنے کے لیے, کیونکہ آرگنائزیشن کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی, کام تو دینا ہی ہے. اس وجہ سے وہ وہی کامیڈی شو ہی چلا رہے ہیں یہاں پہ. کامیڈی شو چل رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے اس مذاق میں کتنا دکھ ہے, میں اسے محسوس کر پا رہی ہوں. اور یہ جو کامیڈی ہو رہی ہے یہ عام جنتا, عام جو لوگ ہیں ان کی قیمت پر ہو رہی ہے. بالکل میم, جو ان کے جو مسائل ہیں, جو ان کے جو ایشوز ہیں, وہ کور ایشوز ایڈریس نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ ہمارے دیکھیں ہم پہ بھی قدغن لگے ہوئے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, اگر ہم کوئی سٹوری کریں گے اس میں کچھ ایسا ہو تو وہ ہماری آرگنائزیشن کیری نہیں کرے گی. اب آخری سوال آپ تینوں سے, کتنے لمبے وقت تک آپ یہ سب جاری رکھ پائیں گے؟ کیا ارادہ ہے آنے والے سالوں میں؟ مجھے تو لانگ ٹرم میں یا جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں تو کہیں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہمارا کیریئر کہاں ہے. تو جہاں تک اس ہمارے فیلڈ کا تعلق ہے, ہم ہوپ لیسنس ہے. آپ بتائیے. ہوپ تو یہی رہے گا کہ میں اس اپنا کریئر اسی میں بناؤں, کیونکہ جس شوق سے, جس جذبے سے اس فیلڈ میں آئے تھے تو وہی جذبہ رکھنا ہے. کیا پتہ وہ بھی ٹائم آئے جب ہم وہ دکھا پائے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں, اور کھل کر اپنی بات کہہ پائیں, کھل کے جی بھی پائیں. ایگزیکٹلی. میں سمجھتی ہوں ایک جرنلسٹ کے لیے وہ صرف اس کا پیشہ نہیں ہوتا, اس کی پوری زندگی بن جاتی ہے. کبھی کبھی مجھے خود یہ لگتا ہے کہ میں خبر صبح اٹھتی ہوں, خبر کے ساتھ ایسا لگتا ہے خبر ہی پہنتی ہوں, خبر ہی کھاتی ہوں, خبر ہی سوتی ہوں, اسی طریقے سے پورا دن گزر جاتا ہے. آپ بھی بتائیے کس طرح کے حالات آپ امید کر رہے ہیں آگے؟ میم جس طریقے سے اچھا وقت نہیں رہتا اسی طرح سے برا وقت بھی نہیں رہا. انشاءاللہ یہ برا وقت بھی جائے گا اور ہم بھی اچھی طریقے سے کام کر پائیں گے انشاءاللہ. اور کشمیر میں ڈیموکریسی بحال ہوگی امید. انشاءاللہ میم. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. میں امید یہ کرتی ہوں کہ آپ تینوں سیف رہیں, ٹھیک رہیں, اور جو بہترین جرنلزم آپ ڈیزرو کرتے ہیں ایک جرنلسٹ کے طور پر کہ آپ کریں. اور خاص کر میں پیپل آف کشمیر کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ کشمیر کے لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں جاننا, جو ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے, لوک تانترک ادھیکار ہے کہ وہ جانیں وہ خبر, وہ انفارمیشن جو انہیں جاننا چاہیے. امید ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ بحال ہوگا. آپ ایک ینگ جرنلسٹ ہیں, کتنے سال آپ کو ہوئے؟ جی, اس فیلڈ میں مجھے لگ بھگ 5 سال ہوئے, کیونکہ میں نے بیچلرز بھی جرنلزم میں کیا ہے. تو پہلے یہاں پہ اتنے زیادہ کربس نہیں تھے, لیکن 2019 کے بعد سب اچانک سے چینج ہو گیا, ایک شفٹ آ گیا. پہلے ہی ہمارا پریس کلب تھا, اسے بند کر دیا گیا. اب ہم پریس کالونی میں بیٹھتے ہیں, تو پریس کالونی میں ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے بولا اونلی ایکریڈیٹڈ جرنلسٹس کین انٹر پریس کالونی, کیونکہ پریس کالونی گورنمنٹ پراپرٹی نہیں ہے, ہمیں اندر آنے نہیں دیا گیا.
اور اس کے بعد جو ہے مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نئے نئے ہیں, ابھی فیلڈ میں آ رہے ہیں, تو یہاں پہ جو سینئرس ہے وہ انٹرن نہیں لے رہے ہیں, وہ بات نہیں کر رہے ہیں. مطلب زیادہ تر جرنلسٹ جو ہے کشمیر کے سینئر اگر ہم بات کریں تو وہ آؤٹ سائڈ کشمیر ہے, یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں جس سے ہم ہیلپ مانگے, جس سے ہم کہیں کہ سٹوریز کیسے اپروچ کرنا ہے, جو ہمیں سکھاتا وہ ہے ہی نہیں. تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہ پولیس زیادہ تر جو ہے انٹیمیڈیٹ کرتی ہے جرنلسٹس کو. اگر آپ پولیس ایونٹ ہی کور کرنے جا رہے ہو تو وہاں پر بھی وہ آپ کو پوچھے گے کہ آپ پہلے کارڈ دکھاؤ, اس کے بعد وہ دیکھیں گے آپ کی پبلیکیشن کیا ہے. اگر آپ کی پبلیکیشن پرو گورنمنٹ ہے تو آپ کو وہاں پہ بیٹھنے کی اجازت ہے, اگر نہیں ہے تو آپ کو بتایا جائے گا نہیں آپ پہلے ایکریڈیشن لاؤ, اس کے بعد ہم آپ کو انٹری دیں گے. تو یہاں پر یہی ہو گیا ہے. اگر ہم بات کریں جو لوکلز ہے یہاں پہ ڈیلیز جو ہے, اگر وہ ایک آرٹیکل لکھیں گی گورنمنٹ کے خلاف یا کرٹیسزم کرے گی گورنمنٹ کو آن ڈیولپمنٹل ایشوز, تو اس پہ بھی ان کے ایڈس کو بند کر دیا جائے گا. جرنلسٹس کو ہیراسمنٹ تو یہ عام سی بات ہے, ایک ٹویٹ پہ ہیراسمنٹ ہوتی ہے یہاں پر. اور اگر ہم بات کریں, ہم نے ایک سٹوری کی تھی, انٹرویو کیا تھا, تو اس کے لیے ہمیں فون آیا تھا پولیس کا, انہوں نے ہمیں بہت تھریٹن کیا تھا کہ اسے ڈاؤن کر دو, اسے ڈاؤن کر دو, لیکن ہم نے نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد پریس کالونی میں ہمیں ایک ہفتے کے لیے ایسی ہیراسمنٹ کی گئی کہ یہاں پہ نہیں بیٹھنا ہے, وہاں پر بیٹھو, یہ کور کرو, وہ نہیں کور کرنا ہے. تو اس سے بہت ہی زیادہ جو ہے مینٹل پریشر بن جاتا ہے, اور فیملیز بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہے آپ کی سیکورٹی اور سیفٹی کے لیے. کبھی کبھی پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ پروفیشن ہی چھوڑ دو کیونکہ جرنلزم میں تو کشمیر میں جرنلزم نہیں ہو سکتا. آپ نے سوچا کبھی کہ اتنی پریشانیاں اٹھانے سے اچھا ہے میں کوئی اور کچھ اور کام کر لیتی ہوں؟ نہیں, اگر ہم بات کریں جرنلزم کی, ایک پیشن ہے. آپ اگر ایک بار جرنلسٹ بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ اور کر نہیں سکتے, تو ایسا کبھی ہم نے سوچا نہیں ابھی تک. آپ کو لگتا ہے کہ جب جرنلسٹ کو اتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو عام لوگوں کی جو انفارمیشن کا رائٹ ہے انہیں جو جاننا چاہیے, کیونکہ آپ کا رائٹ سیدھے سیدھے عام لوگوں سے جڑا ہوا ہے, اس پہ بھی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ یہاں پر لوکل سے بات کرنے جائیں گے ایز اے میڈیا پرسنل, پہلے وہ پوچھیں گے نہیں آپ تو پھر اپنا ہی بولتے ہو, آپ تو ہمارا دکھاتے ہی نہیں ہو, آپ تو ایڈٹ کرتے ہو, آپ وہ دکھاتے ہو جو گورنمنٹ کو بینیفٹ کرے گا. اگر پھر آپ ان کو سمجھاؤ گے نہیں ہم ایسے نہیں ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اس کے بعد وہ بولیں گے نہیں ہمیں شام کو پولیس آ جائے گی, ہمیں پولیس لے کر جائے گی. تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے یہاں پر ورک کرنا, بہت ہی زیادہ ایک برڈن بن چکا ہے, اور کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ سچائی دیکھ بھی رہے ہو اور آپ بول بھی نہیں سکتے ہو. میں کہتا ہوں کہ جس پترکار نے, چاہے وہ پرنٹ کا ہو ٹی وی کو, کوئی بھی, جس پترکار نے کشمیر سے رپورٹنگ کی وہ دنیا کے کسی بھی ڈیفیکلٹ حصے سے رپورٹنگ کر سکتا ہے, کیونکہ یہاں یو کین ناٹ افورڈ ٹو میک اے مسٹیک. اگر آپ انسنٹلی کوئی مسٹیک کریں وہ کہیں گے آپ نے ڈیلیبریٹلی کیا. باہر کوئی ڈیلیبریٹ بھی کرے گا اس کو ہم وہ ہی کین گیٹ اوے ود اور شی کین گیٹ اوے ود, وہ کہیں گے مسٹیک ہو گئی. یہاں یو کی ناٹ میک اے مسٹیک, یو ہیو بی ویری کیئرفل, لیکن اس میں آپ کی اٹس اے چیلنج ٹو یور اسکل ایٹ دا سیم ٹائم. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت مطلب سچویشن از بیکم ورس, لیکن میں آپ اپنی بات بتاؤں گا, کیونکہ جب میں نے کریئر شروع کیا مطلب یہ اس کنفلکٹ, میرے بچے چھوٹے تھے, کوئی 4 سال کا, کوئی 3 سال کا, کوئی 5 سال کا تھا. تو ایک باری میرے جو میرا ایک بچے کو کڈنیپ کرنے کی بھی ایک پلان بن گیا تھا, وہ کچھ 5-6 سال کا تھا, مجھے پتہ نہیں چلا تھا, بعد میں پتہ چلا. اور یو ول ناٹ بلیو, میں کئی بار 2-3 اوکیزن ایسے ہوئے تھے, میں رات کو 1 بجے اٹھتا تھا, بیڈ سے نکلتا تھا, اپنے بچوں کو دیکھتا تھا, یہ خیال رہتا تھا شاید کل یہ آرفنس ہوں گے, یتیم ہو جائیں گے, مجھے مارا جائے گا. دیر واز آلویز اے تھریٹ, ایک تھریٹ پرسیپشن تھا, اور کبھی مطلب اوپن بھی تھریٹ بھی ہوتا تھا. تو لیکن پھر تو یا تو چھوڑ کے جانا تھا یا تو اس کو فیس کرنا تھا. فیس بھی کرنا ہے, یو نیڈ کریج, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو نیڈ اسکل اور کریج, یہ 2 مہتوپورن امپورٹنٹ چیزیں آپ نے بتائی ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ آج کی تاریخ میں جرنلسٹ ہوتے, ریگولر فنکشننگ جرنلسٹ, جیسے یہ ینگ جرنلسٹ جن سے ہم نے بات چیت کی, کنی اخباروں کے لیے کام کر رہے ہیں, روزمرہ کی خبروں کو ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ کیا فرق دیکھتے ہیں چیلنجز میں اپنے وقت کے اور اب؟ میں نے کہا نا, دیکھیے سب سے زیادہ جب آپ تھریٹ کی بات کرتے ہیں, تھریٹ کیا ہے, جان سے کوئی مار ڈالے گا. ہمارے ساتھی تو مارے گئے ہیں, ایک نہیں کئی.
बहुत सारे। तो आज की मतलब पिछले दो मतलब अभी मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन सिचुएशन मुझे लगता है आज ज़्यादा मुश्किल है। मुझे जब कुछ जर्नलिस्ट मिले, मुश्किल है, किस तरह से मुश्किल है? मुश्किल मैंने कहा ना कि देखिए, जो पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, जो मीडिया को एक तो होता है अपनी तरफ करने, दो होता है मीडिया को क्रश करने की बात होती है, कर्ब करने की बात होती है। नोबडी हैज़ द करेज टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। वो अपोलोजेटिक नहीं है, वो दे डू इट इन अ ब्रेजन मैनर, वो फ़र्क है। होता पहले दिन से यही था, जिसका ये प्रूफ यही है कि हमारे कलीग्स आज हमारे साथ नहीं है, दे लॉस्ट देयर लाइव्स, दे पेड विद। मैं कल कुछ जर्नलिस्ट से बात कर रही थी, उनका कहना था कि अब कश्मीर में दो तरह के जर्नलिस्ट बचे हैं, एक वो जिनके ऊपर पुलिस केस दर्ज हो चुके हैं और एक वो जिनके ऊपर होने वाले हैं। ये तो इट्स अ मैटर, ये तो हो रहा है। मैंने कहा ना, पुलिस केस है, हरासमेंट है, इसमें अगर आज भी कोई टिका हुआ है तो उसके लिए तो वो तो उसकी बहादुरी है, जो भी है। तो ये मैंने कहा बहुत हरासमेंट हो रहा है आज, मतलब साइकोलॉजिकली सब लोग हरासमेंट। लेकिन सिचुएशन इससे पहले कि आप रोज़ी सिचुएशन थी पहले, तो इसका वो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे साथी मारे गए, दे हैड टू पे विद देयर लाइव्स। उससे वर्स क्या हो सकता है? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।